उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कस किया था ओवरऑल, कि हम जो है वो किस चीज चीज को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के भी हमने टॉपिक वाइज भी देखा था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो गो थ्रू करेंगे। तो इसमें हमने सब कुछ ये डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और रिएक्शन काइनेटिक्स भी इसको बोलते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को जो है ना इसको डिस्कस करना है, और इसके मेन मेन टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। हम बस मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे कि वो किन में से जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो हमारे पास से कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर, कि केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है, किस रेट पे जो है वो रिएक्शन जो है वो हो रहा होगा हमारे पास। दूसरा हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स जो है वो रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, कि हमारा रिएक्शन जो है वो फास्ट है, स्लो है, वो जो फैक्टर्स हैं उस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है वो है, हम किस में स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि रिएक्शन फॉर मैकेनिज्म इन सेंस ये है कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारा स्लो है, फास्ट है, या हम ये देखेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो हम डिस्कस करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं फॉर्मूला एंड यूनिट्स की, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या चीज़ है? चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सी बात है ना, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है? कि जब जो है वो चेंज हो रही है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी है कंसंट्रेशन, वो चेंज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है ए, और ए है जो वो कर रहा है रिएक्शन, तो वो जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में। तो टाइम जैसे जैसे टाइम, यहाँ पे टाइम जीरो है, तो बी की जो है वो भी प्रोडक्शन, वो भी जीरो है, प्रोडक्ट भी हमारा जीरो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो क्या होगा, इसकी जो है कंसंट्रेशन वो कम होती जाएगी, और जो बी है हमारे पास, वो प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली फिर हम क्या कहेंगे? चेंज इन रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। तो उसके बाद हमारे पास अब हम इसका देखेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेशन का यूनिट आप सबको पता ही होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है। तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम इसको कह सकते हैं रेट इज इक्वल टू, हमारे पास होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, जो है वो हमारे पास किसका यूनिट आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है हमारे पास, ठीक है। और ये हमने बात की थी सॉलिड और लिक्विड्स के लिए, कि हमारे पास ये चीज जो है सॉलिड और लिक्विड में ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर जब हम देखेंगे गैसियस कंसंट्रेशन अब हमारे पास है, तो फिर हम यहाँ वहां पे मोल पर डीएम क्यूब जो है वो यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, आप सबको पता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? पर एटमॉस्फेयर, सॉरी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड जो है वो यूनिट हो जाएगा किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस स्टेट। अब इंस्टेंट का आपको सबको पता है कि किसी भी एक लम्हे पे जो हमारे पास होती है चीज, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस जो रेट है हमारे पास, वो होगा हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे, एनी इंस्टेंट पे जो हमारे पास रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है। तो उसके बाद इसके साथ हम बात करते हैं एवरेज रेट की, ठीक है। एवरेज रेट हमारे पास क्या होता है? डी एक्स ओवर डेल्टा टी। अब ये था इसमें दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? यहाँ पे डिफरेंशिएट दोनों में ये है कि ये हमारे पास था किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, जस्ट। लेकिन एवरेज रेट की अगर हम बात करें, तो एवरेज रेट, इट्स मीन, आपको यहाँ पे समझ आ रही है? एक हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और दूसरी क्या है? हमारे पास फाइनल कंडीशन है, और दोनों का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। एवरेज में ये चीज होती है। तो एवरेज रेट हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। एवरेज रेट जो है वो दो स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान में होगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, ठीक है, दोनों के दरमियान में होगा।
ये है कि और जो इंस्टेंटेनियस है वो जस्ट एक पॉइंट पे ही होगा, एक एक टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो है हमारे पास, जब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कब बराबर हो सकते हैं, तब बराबर हो सकते हैं जब हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम हमारे पास जीरो हो जाएगा तो जो हमारा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हमने देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है। सॉरी, पेज नेक्स्ट लें। सॉरी सर, ये यहाँ पे अब हमने डिस्कस करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सम रिएक्शन है, रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, और जो चेंज होगी हम क्या कहेंगे, सॉरी, टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड, ठीक है। जिसकी वजह से इक्वेशन में चेंज आएगा, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख लें, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स थे ए और बी, तो ए प्लस बी जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इंटू ए, जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको वो हमारा किस में चला जाएगा, पावर की फॉर्म में चला जाएगा। ऑर्डर जो है वो हमारा अब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो हम चीज हमने इस टाइप पे डिस्कस चीज करनी है वो जस्ट यही है कि हम देखते हैं हमारा जो ऑर्डर होता है वो होल, हम जो देखेंगे वो सॉरी, जीरो वन टू और थ्री, हम यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और बीएस लेवल तक भी वो इतना ही डिस्कस करता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम उसको मतलब कि एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये इस और इसका ये ऑर्डर है और इस रिएक्शन का ये ऑर्डर है, नहीं। ये हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे हमारे पास होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये कंसंट्रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर। वो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होगा। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपको पता है जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, यूवी की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। और इंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम देखेगा, इंजाइमेटिक जो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, इंजाइम्स की प्रेजेंस में होंगे, वो क्या होंगे, वो सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। और लास्ट टाइम उसने पूछा हुआ था पीपीएससी के एक पेपर में कि जो हमारे पास है वो इंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टर्स, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने जीरो ऑर्डर में देखा कि वहां पे वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया कि ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है, एक जो है रिएक्टेंट, जस्ट वो क्या कर रहा होगा, रिएक्शन को कर रहा होगा, प्रोसीड कर रहा होगा। तो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, तो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो एक मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑल्टर, उसमें एक ही मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन जो होती है वो चेंज हो रही होती है। एग्जांपल्स इसमें हमारे पास कौन सी हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, ये उसने एमसीक्यूज पूछा हुआ था लास्ट टाइम। केन शुगर जो है वो कौन सा है,
क्या कहते हैं, कौन से ऑर्डर में जो है वो ये कर रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है। डिपेंड अपॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आपको पता है कि एलिमेंट्री कौन से रिएक्शन होते हैं और कम्प्लेक्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्री जो होते हैं हमारे पास वो हो रहे होते हैं सिंगल स्टेप में, और कम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे पास सिंगल स्टेप में नहीं होते। वो उसमें एक फास्ट स्टेप होता है और एक स्लो स्टेप होता है। और हमने हमें यही स्टडी किया है कि जो स्लो स्टेप होता है वो क्या करता है, वो रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप, ठीक है। एलिमेंट्री जो होता है सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स जो है वो मैनी स्टेप्स होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड सिंपल नजर आ रहा है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर में था तो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो थी वो अल्टर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टू रिएक्टेंट जो है वो अल्टर होंगे, ठीक है। अभी इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम, कौन सी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। अब वो कहता है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर की, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो है वो ये क्या है, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और फिर दूसरी एग्जांपल उसने हमारे पास डिस्कस की हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सिंपल सी बात है कि तीन मॉलिक्यूल, तीन रिएक्टेंट जो है वो उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। अब जो सेकंड ऑर्डर है ना, इसमें वो है कि सेम कंसंट्रेशन भी हो सकती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन भी हो सकती है रिएक्टेंट्स की, सॉरी। और थर्ड ऑर्डर जो भी है उसमें भी सेम कंसंट्रेशन के साथ भी वो अल्टर कर रहे होंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ भी अल्टर कर रहे होंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात हम करें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्टेंट जो होता है वो हमारे पास एक्सेस में होता है, ठीक है। तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो है वो इसमें हम एग्जांपल है। जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि इथाइल एसीटेट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारे पास है, सॉरी, वाटर है वो एक्सेस में होता है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो वो जो है वाटर जो है वो हमारे पास एज अ सॉल्वेंट होता है, एक्सेस में होता है। तो ठीक है, ये जो है वो फिर इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या हो सकता है हमारे पास, फ्रैक्शनल ऑर्डर जो है वो हमारे पास हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजुअली पॉजिटिव और जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है। ये हमने देखा था कि हमने कहा था कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो फ्रैक्शनल जो है जब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 किसकी प्रेजेंस में, CHCl3 की प्रेजेंस में, तो तब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1.5 होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। तो ये इस बस सिंपल सी ये है इसमें, इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस वो ये अक्सर इसमें से एग्जाम्पल ही पूछता है कि कौन सा जो है वो रिएक्शन जो है फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो उसमें बता सकते हैं कि हमारे पास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन है किसकी प्रेजेंस में, CHCl3 की प्रेजेंस में, वो हमारे पास फ्रैक्शनल में आती है। और हम इसको एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, हम देख के नहीं बता सकते कि फ्रैक्शनल है या सूडो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। इसके लिए हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो करना जरूरी है। अब मेन टॉपिक जो है वो इसमें है यूनिट ऑफ के, ठीक है। कांस्टेंट जो है हमारा, जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, तो इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट आता है के, तो उसको यहाँ पे उसका जो है वो उसने पूछा हुआ था, MCQs यहाँ से आया हुआ था कि यूनिट बताना था हमने। उसने पूछा हुआ था, आई थिंक जीरो ऑर्डर का पूछा था, या सॉरी जीरो का कह रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का था या सेकंड ऑर्डर का जो है वो उसने पूछा हुआ था कि कैसे हम जो है वो, सॉरी, यूनिट क्या है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आप इससे इजीली जो है ना वो किसी भी ऑर्डर का जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, के के यूनिट्स फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, के यूनिट्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास जी, हम देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला है हमारे पास, मोल पर DM³ इंटू 1 - n/सेकेंड, ठीक है। तो अब जब आपने किसी भी ऑर्डर का फाइंड आउट करना है किसी भी रिएक्शन का, तो आपने जो है n की वैल्यू पुट आउट करनी है, n की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमने फाइंड आउट करना है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो जहाँ हमारा n क्या हो गया, जीरो, ठीक है। n क्या हो गया हमारा, जीरो हो जाएगा। तो उसने थर्ड ऑर्डर का पूछा था, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने पूछा हुआ था कि उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हम जीरो के लिए देख रहे हैं, तो जीरो के लिए क्या, n इज इक्वल टू
जीरो। तो अब एन की जब जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। ठीक है, जब हम जीरो पुट करेंगे तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? जब सारे बच्चे जाग रहे हैं, कोई जवाब देना पसंद करेगा? कि मोल पर डीएम क्यूब है, तो हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एन जब हम जीरो पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हमारे पास। ठीक है, 1 - 0 सॉरी 1, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम बात करें सिंपली यही के हमारे पास है जी हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर क्या है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब हम 2 पुट करेंगे मोल पर डीएम क्यूब एन 1 - 2। ठीक है, 1 - 2 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 और -1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अ, इसमें हमारे पास आ जाएगा पर मोल, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा डीएम क्यूब, और पर सेकंड एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए सॉरी जो है हमारा वो हो जाएगा फॉर के का यूनिट आ जाएगा हमारे पास, के यूनिट्स क्या है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास जब हमने फाइंड आउट करना थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर करेंगे 1 - 3, एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 3। तो 3 जब हम पुट करेंगे तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, और -2 आ जाएगा। तो -2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसका ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास है क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे यूनिट्स हैं वो क्या है, पर सेकंड है जस्ट। ठीक है, जब हम 1 से 1 को माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो जो है ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर सेकंड यूनिट आ जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। और फर्स्ट ऑर्डर की जो है वो हमारे पास के किसके इक्वल होता है, के इज इक्वल टू रेट ओवर ए। ठीक है, जो है ए क्या हमारी वो कंसेंट्रेशन है, हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो क्या कर रहा है, एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड ऑर्डर जो है वो हमारा दो मॉलिक्यूल को अल्टर करता है। तो यूनिट हमने देख लिया कि यूनिट क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, और फिर हमने रेट देखा तो वो कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, दो पे कर रहा है, तो ए स्क्वेयर। K3 थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास के रेट इज इक्वल रेट ओवर A/3, तीन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए जो इसका कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आया है, रेट ऑफ A/3 पे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हमने देखना है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का आप सबको पता है, कोई बता सकता है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन बता सकता है? स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? सर आपका नेट चल रहा है सही? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी मैं पूछ रही थी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिके हाफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ है।
हाफ लाइफ जो होता है कि जिसमें उसका डिके होना होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। अब यहाँ पे जो उसने डिस्कस चीज की है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास अगर हम देखें तो ये उसने बताया हुआ है nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने वहां पे वो चीज डिस्कस की थी कि सबके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए हमने एक जनरल जो है वो फॉर्मूला लिख लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हम जो है वो ऑर्डर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम हाफ लाइफ का जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, nth लाइफ के लिए, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए। अब n जो है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है, 0 1 2 3 जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो हम n के लिए है, n जो है वो, सॉरी, डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस ऑर्डर की हम हाफ लाइफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो वो। लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला किसके लिए है, जर्नल फॉर्मूला है हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए, टी हाफ n इज इक्वल टू 1/a n - 1 जो है वो nth जो है वो हाफ लाइफ है। और ये पीपीएससी के पेपर में उसने पूछा हुआ था कि जो हमारे पास जनरल फार्मूला है हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए वो क्या है, तो ये आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास हम रिएक्शन देख लेते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन था, रिएक्टेंट थे, तो ये हाफ रह गया, तो इट्स मीन ये इनकी क्या है, हाफ लाइफ है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जो है N2O5 है हमारे पास, इसकी क्या है, 24 मिनट्स जो है वो हाफ लाइफ है। तो यूरेनियम यूरेनियम की हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास है 710 मिलियन ईयर्स है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसमें उसने बताया हुआ है कि जो है डिके लाइफ जो है, डिके टाइम पीरियड जो है वो क्या है, किसका, ये N2O5 का और यूरेनियम का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब हमारे पास जो है हाफ लाइफ के लिए उसने दिया हुआ है वो क्या है, हमारे पास 0.693/K। अब ये जो वैल्यू है ये आपको पता है कि आप जो है वो जनरली वो उसने सारी डेरिवेशन करके तो ये वैल्यू जो है वो दी हुई है, ठीक है। इसको आपने एज इट इज ही याद रखना है। सेकंड ऑर्डर के, अब फर्स्ट ऑर्डर में मुझे कोई बता सकता है बच्चा कि ये फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो के जो है जस्ट के ही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में जो है वो साथ ए है, तो ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड ऑर्डर में ए है, फर्स्ट में नहीं है। तो हाफ लाइफ, इट्स मीन कि हाफ लाइफ क्या है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही क्लियर मुझे। बता सकते हैं कोई बच्चा के यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो नहीं है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में है, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे के जो है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो लेकिन जो हम इसका यहाँ पे ये है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं कर रहा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या है कि वो हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सबा आपको आवाज नहीं आ रही क्लियर। कहाँ पे इशू आ रहा है आपको। अभी तक हमने जस्ट डिस्कस किया है कि हम रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ेंगे क्या, फिर हमने उसके यूनिट्स देखे, फिर हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट देखा है जस्ट, फिर हमने देखा है ऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हमने, और फिर उनके हमने फॉर्मूलाज और यूनिट्स देखे हैं, यूनिट्स को डिस्कस किया है हमने। और इसके अलावा अभी हम हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, आपको किस बात की समझ नहीं आ रही।
हाफ लाइफ, अब यहाँ पे हम हाफ लाइफ की बात कर रहे थे कि जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर पे जो है वो डिपेंड नहीं करी, लेकिन सेकंड ऑर्डर जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस सिमिलरली ये जो थर्ड ऑर्डर है वो भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर होगा थर्ड ऑर्डर में, तो उस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हाफ लाइफ मेथड है। ठीक है, ये है हमारा कौन सा मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है। n इज इक्वल टू 1 + log t1/t2 ओवर log a2 इंटू a1। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अगर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, किसी भी रिएक्शन का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो हाफ लाइफ हो और दो इनिशियल कंसंट्रेशन हो, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर उसने हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और हाफ लाइफ दी हुई है, तो फिर हम इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर उसने हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर बताया हुआ है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम हाफ लाइफ उस रिएक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से। और इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि दो चीजें उसने हमें दी हों, और थर्ड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। उसके बाद हमारे पास आ गए आर्हीनियस इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इसमें से भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन उसने न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ था, उसने दी हुई थी हमें, आई थिंक स्लोप, और जो है हमें दिया हुआ था ये आर दिया हुआ था, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन अगर हम देखें तो उसकी जनरल फॉर्म जो है वो क्या, लॉग के इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी प्लस एल एन ए। हेल्प, अब इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प्स टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, ये हम हेल्प करता है किसका, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसकी, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे इसी रिएक्शन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, के क्या है हमारे पास, ए ई माइनस जन, मतलब कि नेचुरल लॉग और एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर। तो अब यहाँ पे अगर उसने हमें दो चीजें दी हो, तो हम तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें एमसीक्यूज में, उसने पीपीएससी के पेपर में दी हुई थी स्लोप जो दी हुई थी, और आर की वैल्यू दी हुई थी, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो अब आप कोई बता सकते हैं कि इसमें आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है। जर्नल गैस कांस्टेंट जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ, जी जी। किसी को नहीं पता। चलें जी, जर्नल गैस कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें ये होती है हमारे पास वैल्यू किसकी, आर की वैल्यू, जनरल गैस कांस्टेंट जो है वो हमारे पास। ठीक है, ये फहद हाँ ने बताया है 8.31, आई थिंक जी, नियरली नियरली ऑलमोस्ट जो है वो ठीक है। तो ये जो है ये उसने हमें दी हुई थी, तो बाकी चीज जो है वो हमने दोनों की वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लेना था। इससे भी एक एमसीक्यूज आया हुआ था। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, आर्हीनियस इक्वेशन की, डी एल एन के ओवर डी टी इज इक्वल टू ई ओवर आर टी स्क्र। ठीक है, तो जो टेम्परेचर और के है उसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन जो है वो हम थर्मोडाइनमिक्स में भी देखेंगे, वॉन हॉफ इक्वेशन जो है उसका भी ऐसे ही
एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, और ये भी उसने एमसीक्यूज में पूछी हुई थी। आर्हेनियस इक्वेशन और वॉन हॉफ इक्वेशन का कौन सा रिलेशन है जो आपस में क्या है, मतलब के कॉमन है, तो उसमें टेम्परेचर और जो के का रिलेशन है ना, वो वॉन हॉफ और आर्हेनियस इक्वेशन में कॉमन है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात करें तो हमने पीछे देखा है कि क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से जो चेंज आ रहा होता है रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जो रिएक्शन है वो हमारे पास हो सकते हैं रैपिड भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, और स्लो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रैपिड रेट रिएक्शंस है ना, उसमें उसने पूछा भाई जो मैनी एक्वस सोल्यूशन रिएक्शन होंगे ना, वो रैपिड होंगे, ठीक है, बहुत तेजी से हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल पीपीटी ऑफ एजीसीएल, ठीक है। अब ये भी क्या है, रैपिड रिएक्शन है हमारे पास। मॉडरेट रेट पे कौन से रिएक्शन होते हैं हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर जो है वो हमारे पास क्या है, मॉडरेट रेट पे हो रहा होता है। और जो स्लो रेट पे हो रहे होते हैं वो कौन से, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपको पता है, आपने कुरैयन में ये सारा डिस्कस किया हुआ है कि ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। केमिकल वेदरिंग ऑफ स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग्स बाय एसिडिक फॉर्मेशन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जब गैसेस बनती हैं, एसिडिक गैसेस एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से जो होता है बिल्डिंग्स जो होती हैं वो खराब होती हैं, तो वो भी किस में आ जाती हैं, स्लो रेट में आ जाती हैं। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ठीक है, केन शुगर, ठीक है। अब इसमें से भी उसने एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि स्लो रेट में रिएक्शंस जो है वो कौन कौन से होते हैं, स्लो एक वन रेट पे सेकेंड रिएक्शन मैडम। कौन से होते हैं, तो उसने तीन चार जो। वन जी जी। सेकेंड, क्लास एंड होने वाली है, तमाम स्टूडेंट सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास एंड होगी तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी आप कंटिन्यू करें। ओके। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ शुगर जो है ये उसने पूछा हुआ था पीपीएससी के पेपर में, कि जो है हमारे पास स्लो रेट पे कौन सा रिएक्शन जो होता है, तो वहां पे ये था, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, केन शुगर है, फॉर्मेशन ऑफ केन शुगर जो है वो एक स्लो प्रोसेस था, ठीक है, स्लो रेट रिएक्शन था, सॉरी ये चीज ये भी याद रखनी, ये भी उसने पूछा हुआ था एक एमसीक्यूज। अब मुझे